नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं दांतों की संख्या कितनी होती है। बताना है आपको, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ऑथेंटिक माना गया है वो आपका 20 है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताया गया है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई है, जो शिक्षण की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहला शैशवावस्था है, ये संस्कार की अवस्था है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था है, टोली की अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो ये 3 अवस्था शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से चलता है। और एक चौथा अवस्था जो आता है वो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, ठीक है। वो 18 से ऊपर वाले का हो जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 12 से 17 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, कोई नहीं, ठीक है। हमने आपको अवस्था के समय रखने के लिए किसका पहाड़ा बताया है, 6 का, यानी एक होगा 0 से 6, फिर होगा 6 से 12 और फिर होगा 12 से 18, ठीक है। 0 से 6 या कहीं कहीं 5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या जन्म से 5 लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शैशवावस्था है। फिर 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था है, और 12 से 18 तो किशोरावस्था है, और 18 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तभी आपने देखा यहाँ पे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था है, और 12 से 17 कह दे या 12 से ऊपर 18 तक कह दे तो ये आपका किशोरावस्था है। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए अवस्था का समय याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारे नोट्स भी बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी हैंड रिटेन नोट्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए यहीं से आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जो है उस संस्कार की अवस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल्यावस्था बताइए किसकी, ये अनोखा है, ये जो है आपको टोली का अवस्था है, ठीक है। शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था संस्कार की अवस्था है, इसमें बच्चा को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कार की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो ये संस्कारों की अवस्था किसको कहा गया है बताइए, तो ये शैशवावस्था को संस्कार की अवस्था कहा गया है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं, ठीक है। देखिए सीखने का 2 होता है, सीखने का अनोखा काल और एक जीवन का अनोखा काल, ठीक है। तो सीखने का अनोखा काल तो वो आपका शैशवावस्था में, लेकिन जीवन का अनोखा काल यदि कहेगा, जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, जो आपको टोली, गिरोह या समूह की अवस्था होता है, वो होता है आपका बाल्यावस्था, ठीक है। इसलिए जीवन का अनोखा काल यदि कहा जाएगा तो वो बाल्यावस्था ही है, जिसमें बच्चा किसी भी समूह के साथ खेल रहा होता है और बड़े मौज मस्ती कर रहा होता है। तो ये जीवन का अनोखा काल होता है, जो कि दोबारा नहीं मिल पाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है।
सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था होता है। जीवन का अनोखा काल जो होता है बाल्यावस्था होता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है। तीनों अवस्था को आपको लेकर के दिमाग में चलना है। यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में छप जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस में होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा को कुछ कुछ चीज़ कलेक्ट करना, संग्रह करके रखना बहुत पसंद आने लगता है। वह अवस्था जो होता है, देखिए उस बच्चा का बाल्यावस्था होता है जिसमें गिरोह बना करके जैसे जैसे लोगों का मत मिलता है वैसे वैसे वो चीज़ों को संग्रह करना जानता है, ठीक है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उस समय बच्चों में सबसे अधिक हावी होता है, वो आपका है बाल्यावस्था में, ठीक है। चलिए अगला है, गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। बताइए गिरोह या गैंग कब बनता है, टोली कब बनता है? बताइए, अभी आपको बताया गया था बाल्यावस्था में बनता है, शैशवावस्था बनता है, किशोरावस्था में या कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो आपको गिरोह वाली अवस्था है, टोली वाली अवस्था है, गैंग वाली अवस्था है, ये सभी जो चला जाता है वो आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में चला जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बताइए कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में बच्चा में होता है, ठीक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए दो अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा क्या होता है बताइए, ये तो कुछ नहीं जान पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है या दुनिया में कौन क्या है। ये दूसरों पर आश्रित होता है, ये दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है। जैसा आप कीजिएगा वैसा वो करेगा, वो बातों को दोहराते रहता है, देखते रहता है, ठीक है। तो इसमें नैतिकता की बात कहीं से भी नहीं आती है कि बच्चा में कैरेक्टर खराब हो गया। तो नैतिकता का प्रश्न कहीं से उठता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो नैतिकता का अभाव बच्चा में शैशवावस्था में होता है, जो कि नैतिकता उसमें पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? बताइए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? वेलेंटाइन का है, स्टैनले हॉल का है, डिप्ले का है, लुक स्टोक का है, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह जो यहाँ पर कथन है वो आपका स्टैनले हॉल का है, ठीक है। स्टैनले हॉल का है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, आप सभी देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले जुड़ करके यहाँ से सारा PDF ले लीजिएगा, ठीक है। और जुड़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा छाट करके और जैक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप सभी लेकर के पढ़ के कहीं जाएंगे बहुत कम कीमत पर। अगर CDP का केवल आपको चाहिए तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे अगर 1 से 5 की पूरी कंप्लीट नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के लेना चाहते होंगे तो आप 500 रुपये में यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सभी का नोट्स अवेलेबल है और सभी जो है आपका JCERT पाठ्यक्रम से बना हुआ है, जैक की किताब से बना हुआ है, जो सरकारी विद्यालय मिलता है वहाँ से लेकर के आप पूर्ण रूप में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 300, 220 या कोई नहीं। तो नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें कितना होता है? 300 हड्डी होता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, CGTET 2016 में पूछ दिया है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको बताना है। ने, में पर, को या से। तो आप जान रहे होंगे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है तो कर्ता कारक कर्ता ने होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ने हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट में पूछा हुआ है, यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी, ठीक है। यह मेरी बाइक है। देखिए यह क्या है यहाँ पर? तो यह जो है आपका सर्वनाम है और मेरी बाइक है, तो मेरी बाइक मतलब ये निश्चित चीज़ का बोध करवा रहा है कि मेरी ही बाइक है, तो निश्चित है। तो यह वाक्य के अंतर्गत देखिएगा तो यह जो सर्वनाम चला जाएगा निश्चित है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वहाँ कोई बात कर रहा है। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं। जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन बात कर रहा है।
यानी अनिश्चितता झलक रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ कोई बात कर रहा है, कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम बताइए? अंदर कोई आ रहा है, सर्वनाम कौन सा है? पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, ऐसा भी। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है, ये पढ़िएगा वाक्य। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर कोई आ रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मतलब अनिश्चित चीज़ है। तो अनिश्चित चीज़ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अंदर कोई आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भीड़ क्या है? भीड़ मतलब कि जहाँ समूह, जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं वहीं पर भीड़, उसी को भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जहाँ समूह होता है वहाँ को भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जहाँ भीड़ हो गया तो 2 या 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है? तो गांव जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक होगा। लेकिन गांव का नाम कोई भी दे देता तो यह व्यक्तिवाचक में चला जाता है, इसलिए गांव जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक ना, तो देखिए गिरोह जो है यहाँ पे, गिरोह है क्या चीज़? गिरोह मतलब कि 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है। गिरोह 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा गिरोह आपका। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है। पंजाब टेट 2015 में पूछा था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहाड़ खोदने पर चूहा निकलता है, पहाड़ खोदने पर कुछ न मिलना, अधिक परिश्रम करने पर कम सफलता मिलना, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का कि अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। ठीक है, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर जो है कि JCERT किताब से जो जैक पूछता है, जैक की किताब से टोटल सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो आपको सजा करके दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सब सब्जेक्ट सिर्फ केवल 500 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रायल में अभी देखिए यहाँ पे हिंदी का 51 रुपये आपको प्राइस रखा गया है। जो भी चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यह सिर्फ आपका 2 दिनों के लिए होगा, सभी दिन के लिए नहीं होंगे, 2 से 4 दिनों के लिए होगा। मात्र 1000 विद्यार्थियों के लिए होगा। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से जुड़ के 51 रुपये में हिंदी का संपूर्ण नोट्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी लंका ढाहे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आपस की फूट घर बर्बाद कर देती है, घर को लंका बनाना, घर का भेद बताना, सभी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे का मतलब है आपस की फूट घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका दाढ़ी में होना, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, अपराध करना। CG टेट 2015। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना का अर्थ होता है कि अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। लड़का का बहुवचन होगा। पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़काएं, लड़के, लड़काओं, कोई नहीं। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। क्या होगा? बहुवचन लड़के होगा। बेटा का बहुवचन होगा।
CG टेट 2016 में पूछा गया है। बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो राइट आंसर सी बेटे हो जाएगा। राइट आंसर सी बेटे होगा। घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़ाएं, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। MP टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े होगा। क्या होगा? घोड़े होगा। ठीक है। सज्जन का संधि विच्छेद है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का, ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन, कोई नहीं है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़जन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है। सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं। बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वा जोड़गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता, सु जोड़ आगत। ठीक है, तो सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, स्वागत होता है और यन संधि है। उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है। पावक का सही संधि विच्छेद है पो जोड़क, पौ जोड़क, पा जोड़वक, न। आर टेट राजस्थान टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा, पौ जोड़ अक होगा, अयादि संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद है नाविक का सही संधि विच्छेद है पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। नौ जोड़ इक, नौ जोड़ अक, नौ जोड़ वक, ना जोड़ विक। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा नौ जोड़ एक। क्या हो जाएगा? नौ जोड़ एक मतलब नाविक होता है और यह आयादी संधि में चला जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना। हरियाणा टेट 2013 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? तो अंगूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना। ठीक है, क्या करना? जो कहा था वो काम नहीं करना, धोखा देना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है, पंजाब टेट 2018 में पूछा था कि अपना उल्लू सीधा करना के क्या अर्थ होता है? उल्लू को पकड़ना, स्वार्थ सिद्ध करना, वक्त पर काम करना, कोई नहीं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम पूरा करना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया है। स्वयं पैर पर चलना, पैर को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं। ठीक है, अपने पैरों खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का पूछा गया है। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखाना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना। ठीक है, तो आँखों का तारा होना का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, क्या होता है? उजाला होता है। पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, पत्नी का अनेकार्थिक शब्द है भार्या, गृहिणी, घरवाली या सभी। ठीक है, तो पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, गृहिणी भी कहा जाता है, घरवाली भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया था। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, राजस्थान टेट 2017 में पूछा है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या है? निर्दयी, सरिता, अंगूर, राष्ट्र। ठीक है, तो निष्ठुर के जैसा ही जो अर्थ रखता है वो होता है, देखिए निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना, क्रूर होना। नदी का पर्यायवाची शब्द है, नदी का पर्यायवाची शब्द है, यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है पाषाण, सरिता, नव्य, क्रूर। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपका सरिता होगा। सरिता का मतलब भी नदी ही होता है। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, ये 3x है और ये 6x है। तो x का मान कितना होगा बताना है, 10, 20, 30 या 40। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये दो भाग में बट गया, ये 3x है और ये 6x है। ठीक, तो ये दोनों का योग कितना होगा? एक सरल रेखा पर सभी कोनों को जोड़ दीजिएगा तो उसका मान 180 होगा। तो आपको हो गया कितना यहाँ पे देखिए, तो हो गया आपका 3x
प्लस 6x और बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 3x और 6x 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बट्टे 9 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, 20 x का मान 20 डिग्री हो गया, राइट आंसर 20 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करें। ये भी ज्योमेट्री से है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये भी उसी तरह का एक सरल रेखा या सीधी रेखा पर आप 10 20 30 कै को भी कोण बना दीजिए, सबका योग कितना होगा 180 ही होता है। ठीक है, एमपी टेट 2014 का प्रश्न है। तो यहाँ पे सरल रेखा के गुण से क्या हो गया, आप लिखिएगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, x और 2x 3x और 3x 6x, 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री बट्टे 6 यानी 30 डिग्री, तो राइट आंसर 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें। यूपी टेट 2014 में वाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये वाह्य कोण है बाहर, तो देखिए वाह्य कोण यानी किस पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो वाह्य कोण हमेशा अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है। तो अंतः कोण कौन कौन बना है, एगो ए पर बना है और एगो बी पर बना है। तो अंतः कोण का योगफल यानी वाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण का योगफल होता है। यानी सी पर बन रहा है तो अंतः कोण दो गो बनेगा, बी और ए, इसको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा वाह्य कोण का। ठीक है, तो अब x बराबर वाह्य कोण है, x क्या है बाहर में वाह्य कोण है, तो x बराबर दोनों कोण को जोड़ दीजिएगा, 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 140 डिग्री हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे बाकी बनाया गया है और सूत्र भी दिया गया है, वाह्य कोण अभिमुख अंतः कोण का योगफल होता है, इसको लिख लीजिएगा। इसलिए वाह्य कोण बराबर अगर सी पर है तो सी का दो गो अंतः कोण ए और बी बचेगा, अगर बी पर होगा तो ए और सी बचेगा, ऐसे ही करके जोड़ लिया जाता है। दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वाह्य कोण बराबर क्या होता है, अभी आपको बताया था, वाह्य कोण बराबर अभिमुख अंतः कोण का योगफल। तो यहाँ पर अभिमुख अंतः कोण में एगो x है, वाह्य कोण बराबर कर दीजिए x है और प्लस कितना है 65 डिग्री। x का मान निकालना तो x इधर ही रह जाएगा, 65 डिग्री किधर रह जाएगा, 130 माइनस 65 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 130 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बराबर 65 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कोई नहीं। ठीक, चलिए देखिए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 2 गो जीरो, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 1 गो जीरो। 10 दहेम कितना हो गया 100 बराबर 10 आंसर हो गया। ठीक है, 10 आंसर हो गया, तो 10 यहाँ पे बनाया हुआ है। राम सेवक को 8880 रुपये को अपनी 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी। सीजी टेट 2017 में पूछा था, 222, 220, 2220 या कोई नहीं। ठीक है, तो 4 भाग में बांटना है, तो 8880 को 4 भाग में हम बांटेंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ पर 8 उतरेगा, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 8 उठाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 0। ठीक है, यानी 2220 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 मीटर 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई। देखिए कभी भी आपसे एक न्यूनतम पूछता है, एक अधिकतम पूछता है। अधिकतम पूछेगा तो आपको ये दी गई संख्या का एचसीएफ निकालना है, और न्यूनतम पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए भाग विधि द्वारा या भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 42 को आप तोड़िएगा तो 42 का खंड होगा 2 गुने 3 गुने 7। 49 को तोड़िएगा तो 7 गुने 7। 63 को तोड़िएगा 3 गुने 3 गुने 7। अब देखना है कि तीनों में सबसे अधिक जो है कौन मिल रहा है, तीनों में, तो तीनों में 7 मिल रहा है। ठीक है, तीनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसलिए जो तीनों में मिलेगा वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी भाग विधि से भी देखिए आप किस तरह से दे सकते हैं। 42 से 49, तो यहाँ पर एचसीएफ 7 आया। अब 7 को कर लीजिएगा, 42 49 63 से, तो 63 से कर लीजिएगा
तो 63 से 7 बार में कट जाएगा, इसलिए CF इसका 7 हो जाएगा। तो भाग विधि से भी देख सकते हैं, दो संख्या का मौसा 25 है और तथा लौसा 60 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था। 70, 75, 80 या 50 है। ठीक है, देखिए इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्या में एक संख्या 20 है, दूसरा संख्या नहीं पता है तो x मान लिए। HCF मौसम पता है हमको 25 और LCM हमको पता है 60। तो यहाँ पर यही ना इस संख्या को निकालना है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 25 गुने 60 और इसके बट्टा में हो जाएगा 20। ठीक है, 20 दिया कितना हो गया 60, अब 25 दिया 75, यानी दूसरी संख्या जो है वो कितना है 75 है। 75 किस में है, बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही विधिवत आपका हमने सूत्र लिख के बना दिया है। सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, या इसी को सूत्र में कहते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर LCF गुने SCM, या इसी को कह सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। 4 गो में से कोई 3 गो दिया हुआ रहेगा और एक गो आपको निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी 4 में से 3 देखिए दिया हुआ है आपको। मौसा दिया हुआ है 25, लौसा दिया हुआ है 60, पहली संख्या दिया हुआ है 20, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग x मान के बना लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या को x माने x, या प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न 25 गुने 60 काट दीजिएगा, आपका आंसर आ गया है। क्लियर, चलिए अगला है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उस घन की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो सबसे बड़ी जो भुजा दी होगी उसका आयतन निकाल लीजिए और बटे छोटा वाला का आयतन निकाल लीजिएगा। ठीक है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो 3 सेंटीमीटर भुजा, तो घन का आयतन भुजा का क्यू, तो 3 गुने 3 गुने 3 और बटे 1 गुने 1 गुने छोटा भुट्टा का क्यू हो जाएगा। छोटा घन का ऊपर बड़ा वाला होता है और नीचे छोटा वाला कर देगा, तो 3 3 9 9 27, यानी 27 घन बनाया जा सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन, तो 3 सेंटीमीटर क्यों, 3 से 27 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन इतना हो गया। इसलिए घन की संख्या बराबर होता है, देखिएगा याद रखिएगा, किसी भी घन का यदि संख्या निकालने के लिए आ जाए तो बड़ा घन जो होगा उसका आयतन ले लीजिएगा और नीचे जो छोटा घन होगा उसका आयतन से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आपका घन का संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 120, 125, 130, कोई नहीं। अभी आपको बताएं कि बड़ा घन का आयतन कर दिएगा, तो घन का आयतन यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार होता है। अब बटे छोटा घन का आयतन कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा। 50, 25, 25, 25 कितना हो गया 125, यानी 125 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा 125 घन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी बना के आप 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो इस त्रिभुज हम भुजा देखते हैं, एक भुजा AB ये भी 5 और एक भुजा AC ये भी 5 और एक भुजा BC 7, यानी इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जा रहा है वो क्या कहलाता है बताइए, तो सम, और 2 के लिए द्विव और भुजा के लिए बाहु, यानी समद्विव बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर जब आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिएगा किस प्रकार का त्रिभुज आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए त्रिभुज है, CG टेट में पूछा है, तो AB 2, AC 2, BC 2, तो AB 2 सेंटीमीटर है, BC 2 सेंटीमीटर, AC तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा है सभी भुजा बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज आपसे पूछा है, एक है 1 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान अलग अलग है, कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा का मान बराबर नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख करके यहाँ पे आकृति को देख करके मान बतलाना। ठीक है, आकृति को देख करके क्या करना है, मान बताना है। देखिए इस तरह का आकृति जो बना हुआ है, इस तरह का आकृति सीधे जो बना हुआ है, ठीक है, ये आकृति
इसमें बाहर पर कोण बना हुआ है, कितना बना हुआ है 160 डिग्री। ठीक है, ये वाय कोण है, जो बाहर में कोण बनता है उसको वाय कोण कहते हैं। और उसके अभिमुख उसके सामने वाला कोण, तो सामने वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी ये x है और ये 90 है। ठीक है, तो वाय कोण किसके बराबर होता है, अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 160 डिग्री बराबर इसके सामने का कोण, इसके सामने का सम्मुख कोण, मतलब इस पर बना तो इसके सम्मुख यही दो कोण दिखाई देगा। ठीक है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब x का मान जब निकालना है तो x तो इधर रहेगा, लेकिन 90 को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो इधर जो पहले से लिखा है वो पहले ही लिखाएगा, लेकिन ये प्लस में 90 था, जब बाउंड्री पार करेगा तो माइनस में 90 लिखाएगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा हमारा, तो 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 160 में से 90 ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बना हुआ है वाय कोण 160, देखिए यहाँ पे घटा के आपको सब कुछ बना के हमने दिखाया है, ये 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का आप लोग फटाफट बना के हमें बताइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, 35 डिग्री कोई नहीं है। ये वाय कोण है, तो वाय कोण किसके बराबर होता है, तो इसके अभिमुख अंतः कोण, तो इसके अभिमुख दुइये को कोण बन रहा है, एगो ये और एगो ये। अगर सी पर बन रहा है तो बच रहा है ए और बी, तो ए हो गया। ठीक, कितना हो गया, x प्लस 35 डिग्री। ठीक है, x का मान निकाला तो x को हम यही छोड़ते हैं, 35 को हम इधर लेके आते हैं, तो 70 के बाद लगेगा, तो 70 डिग्री माइनस 35 डिग्री बराबर x हो गया। 70 में से 35 गया तो 35 डिग्री बराबर x हो गया, यानी x का मान कितना होगा, 35 डिग्री होगा। राइट आंसर इसका 35 डिग्री होगा। बाकी नीचे सब कुछ आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न था आपका, यहाँ पे है अगला प्रश्न है 3 अंक की बड़ी और छोटी संख्या से। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा, भूल के नहीं जाइएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या पर संक्रिया आपको करना है। 3 अंक की बड़ी संख्या, ठीक है, 3 अंक की बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, चलिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 × 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंक की बड़ी संख्या 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 × 9, याद रखिएगा 5 अंक का 5 × 9 ये होता है। अब छोटी संख्या का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो 2 अंक की छोटी संख्या, तो 1 हमेशा लिखना है और 2 अंक है इसलिए 0 1 को दीजिएगा 10। 3 अंक की छोटी संख्या 1 हमेशा और 3 है इसलिए 0 2 को 100। 4 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा बताते चलिएगा 3। 5 अंक की छोटी संख्या 1 और 0 का होगा 4 को होगा। क्लियर हो गया होगा ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे ना, जो भी पूछेगा। तो पूछा 3 अंक की बड़ी संख्या, तो क्या लिखे बताइए, 3 को 9 लिख दिए। और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 3 अंक है तो क्या को 0 2 को 0। इसको जोड़ देंगे हम, योगफल पूछा है तो जोड़ेंगे 9 9 9 1 10। ठीक है, 1099 आ रहा है। 1099 किस में, सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे बाकी बनाया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न है, आप सभी को जितना जल्द बनाइएगा बताइएगा हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर कै गो 0 हमें बताइएगा। 1 पर कै गो 0, तो 1 पर आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अंक का 99 हो गया। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 पर यहाँ पर 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे तो जोड़ देंगे तो 9 9 और यहाँ पे 0 और 1, यानी 1099 या 1099 आप कह सकते हैं। 1099 किस में, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन क्या होगा। 462 सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब, 482 सेंटीमीटर क्यूब या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बेलन की बात करेंगे, तो एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, बेलन का फिगर बना लिए हम ना, यहाँ पे बेलन का फिगर हो गया। इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब कहना चाहिए यहाँ 20 से इधर आधार की त्रिज्या कितना है, आर जिसको हम कहते हैं 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का सूत्र देखिए होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान हो गया 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर आपका 7 दिया है, तो 7 × 7 और गुने कितना हो गया, एच हो गया। ठीक है, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 सते यहाँ पर हो गया, देखिए आप देखिएगा तो 2 सते 14 और 2 सते 14 1 15, 154 × 3, तो हम हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16 और 1 3 3 और 1 4, यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 462 किस में है,
ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे सब बना हुआ है, देखिए इस तरह से क्लियर किया हुआ है, आप सभी बना के यहाँ पर क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर क्यूब, 84 सेंटीमीटर क्यूब, 98 सेंटीमीटर या कोई नहीं। ठीक है, चलिए बेलन की बात है, बेलन का हम यहाँ पर बना के देखेंगे। एक बेलन है, मान लीजिए इस तरह से एक बेलन हमने लिया है, यहाँ पे एक बेलन हो गया। ठीक है, ये बेलन है, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये कह ले, ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ये कह सकते हैं 7 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान कितना है, तो पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है तो 2 गुने 2 और एच कितना है 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, 88 सेंटीमीटर किस क्यों है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे प्रश्न है, कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट एवं शाम को 3 घंटा 20 मिनट पढ़ती है, तो बताइए कल्पना प्रतिदिन कितना समय पढ़ती है। 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, कल्पना प्रतिदिन प्राय 1 घंटा 10 मिनट, कितना प्रातः में 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और 10 मिनट पढ़ती है। ठीक, और शाम को कितना 3 घंटा और 20 मिनट पढ़ती है, तो एक दिन में कितना पढ़ती है, तो 10 और 20 30 मिनट हो गया। ठीक है, 30 मिनट हो गया, और 1 घंटा और 3 घंटा 4 घंटा, यानी 4 घंटा 20 मिनट वह पढ़ती है। ठीक है, 4 घंटा 20 मिनट किस में है, 4 घंटा 30 मिनट हो गया, 3 और 1 4 और 20 10 30, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी होगा, 4 घंटा 30 मिनट होगा। क्लियर, चलिए बाकी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ भी किया हुआ है, कहीं कहीं 20 बोला गया है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 30 होगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, पूजा टीवी पर 35 मिनट कार्टून देखने एवं 30 मिनट टीवी पर गाना सुनती है। अब पूजा कुल कितना समय टीवी पर समय देती है। ठीक है, 30 मिनट और 35 मिनट 65 मिनट हो गया। अब 65 मिनट को हम घंटा मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट और प्लस 5 मिनट होगा, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, ऐसे हम कह सकते हैं। ऑप्शन है 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट या सभी, तो 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो गया, तो 1 घंटा 5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखा होती है, 1 अनंत 2 या 3। ठीक है, एक वृत्त है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, तो इसके बाद सममिति मतलब बराबर माप का, तो ऐसे भी करेंगे तो बराबर होगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा, ऐसे भी करेंगे तो बराबर कटेगा। तो बराबर माप पर जो रेखा कटती जाती है उसको सममिति रेखा कहते हैं। तो इसकी रेखा अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। तो एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, कितनी होती है, अनंत होती है। एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, एक समपंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, 1 2 5 या 6। ठीक है, तो एक समपंचभुज है, समपंचभुज मतलब 5 को भुजा बराबर, तो जय को भुजा बराबर होगा उतना ही सममिति रेखा होगा, तो 5 को भुजा बराबर होगा तो उसमें 5 को सममिति रेखा होगा। समबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा बराबर होगा तो 3 को सममिति रेखा होगा। वर्ग में 4 को भुजा बराबर होता है तो 4 सममिति रेखा होता है। तो सम पंचभुज, सम मने बराबर और पंच मने 5, पाँचों भुजा बराबर है, तो इसलिए 5 गो इसमें सममिति रेखा होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक आयत में कितनी सममिति रेखा होगा बताइए, तो एक आयत में कौन सी, तो 2 भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, लंबाई लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होता है आयत में, तो 2 गो भुजा बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होता है, चौड़ाई भी, 2 गो भुजा बराबर होता है, तो इसका सममिति रेखा भी क्या हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, तो राइट आंसर बी यानी 2 सममिति रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड के चारों ओर कंटीले तार से घेराबंदी करनी है, रुपये 20 प्रति मीटर की दर से घेराबंदी करने की लागत कितनी होगी, 1200 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपये या 1800 रुपये। ठीक है, देखिए 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो लंबाई कितना है, एक आयताकार भूखंड है, लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक, तो इसके कंटीले तार से घेराबंदी, तो एक बार जब घेराबंदी करेंगे, एक बार घेराबंदी करेंगे, ठीक है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा एक घेराबंदी करने में, तो एक घेराबंदी करने का मतलब इसका परिमाप निकाल लीजिएगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो सभी भुजाओं का योग, तो ई 20 है तो ई भी 20 है, 20 20 40, और ई 15 है तो ई 15 है, तो 15 15 30, यानी 40 30 70 मीटर हो गया। एक बार बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, ये 70 मीटर है,
अब 1 मीटर का खर्च देख लीजिए कितना है, तो 20 रुपये प्रति मीटर। तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया है, और आपका ये जो पूरा जो आपको बाड़ करना है, एक बार जो आपको घेरा लगाना है, वो आपका कितना है कंटीले तार का, तो 70 मीटर है। तो 1 मीटर का खर्च जब 20 रुपये है, तो 70 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 70 गुने 20 यानी 1400 रुपये हो जाएंगे। 1400 रुपये किसमें, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा भूखंड का परिमाप निकाल लिए। 1 मीटर घेराबंदी का खर्च 20 रुपये है, 70 मीटर का खर्च 70 गुने 20 1400 रुपये हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ए बी डी आई। ए से क्या होता है, रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। एमपी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, और एक है विटामिन के। ठीक है, तो जिसको विटामिन के की कमी होती है उससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है, पपीता, गाजर, मूली या पालक। तो पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, पपीता, अंडा और दूध, गाजर या पालक। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, अंडा और दूध में। ठीक है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुछांस। ठीक है, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का। ठीक है, किसका करते हैं, तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ताप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी। ठीक है, तो लौह तत्व की कमी होती है तो उससे हमें जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है, ऐसा किस रोग में होता है जिसमें दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत से खून बहता है, किस रोग का पहचान, सूखा रोग, पैरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग का पहचान है, तो ये पैरिया का है। किसका है, पैरिया रोग का पहचान है। ठीक है, शरीर का फूल जाना किस रोग का पहचान है, मोटापा, पैरिया, सूखा या घेघा रोग। ठीक है, तो शरीर का फूल जाना ये आपको यहाँ पे किसका पहचान है, तो मोटापा का पहचान है। ठीक है, किसका है, मोटापा का पहचान है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ज़्यादा भोजन को यदि पकाया जाता है कौन सा विटामिन नष्ट होगा, ए बी सी या डी। तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है भोजन को ज़्यादा पकाने से। रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलेगा, भोजन स्वादिष्ट बनेगा, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकाने के बाद नष्ट हो जाएंगे, कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है, उपयोग सभी। ये सभी आंसर सही होंगे। यदि आप पका हुआ भोजन करेंगे तो ये सभी आंसर सही है, उपयोग सभी होगा। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, श्याम प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार लेता है, संतुलित, असंतुलित, असामान्य या कोई नहीं। ठीक है, यदि भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व आप ले रहे हैं इसका मतलब आप जो है संतुलित आहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संतुलित आहार कर रहे हैं। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, मछली, आयोडाइड नमक, समुद्री उत्पाद, ये सभी। तो राइट आंसर डी होगा, ये सभी स्थानों से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, नमक को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व, नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा, रतौंधी, मिनी माता, कुपोषण या कोई नहीं। राइट आंसर सी होगा, वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस देखिए आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यूपी टेट में, एमपी टेट में, सीजी टेट सब में पूछा है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है, बताइए। काला रंग, नीला रंग, पीला रंग या कोई नहीं। ठीक है, तो अंतरिक्ष से जब देखिएगा नीचे पृथ्वी की ओर तो इसका 3/4 भाग जल से घिरा है, इसलिए आपको कैसा दिखाई देगा, नीला। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखिएगा तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। क्लियर। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष किस रंग का दिखलाई पड़ता है, काला, नीला, पीला या कोई नहीं। ठीक है,
अंतरिक्ष यात्री जब नीचे से ऊपर कर देखेंगे तो किस रंग का दिखलाई पड़ेगा? काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की? मानव का जो रुधिर वर्ग होता है वो किसने खोज किया है? यहाँ पे लैंडस्टीनर ने, जेनिक्स ने, पेंटिन एवं मास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो रुधिर वर्ग का खोज जो किया था वो लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। देखिए, आपका जो पर्यावरण अध्ययन है वो आपका दो चीज़ का मिक्सअप होता है, एक होता है बायोलॉजी का और एक होता है ज्योग्राफी का। इसलिए बायोलॉजी और ज्योग्राफी जहाँ से मिला है, आपको जो नोट्स जैसे जैसे टॉपिक दिया है हम हर संभव वहाँ से आपको JCRT किताब से निकाल के रख दिए हैं धरातल पर। जहाँ से आप इतना पढ़ के जाइएगा तो कंप्लीट आपको PDF पढ़ लीजिएगा अगर 6 पार्ट का, तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा आपके एग्जाम में आएगा, जो कि कहीं पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? गोत्र, वंश, परिवार या सभी। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होता है वो आपका होता है परिवार। ठीक है, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, वह जिस समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, एक कोई नहीं। ठीक है, तो बालक को दिए जाने वाले निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण जो है कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है बालक को वहीं पर प्रेम का सर्वोत्तम मिल पाता है। ठीक है, तो वह जिस परिवार में रहता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व क्या है? परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तत्व है वह है आपका कि मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी, वह समाज में रहता है, समाज में जीता है, समाज में मरता है। ठीक है, तो यही एक परिवार की परिकल्पना के पीछे होता है कि वह समाज से, परिवार से सीखे और समाज में आगे बढ़े। ठीक है, श्वसन अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स होता है मछली का श्वसन अंग। मेढक में श्वसन अंग होता है। मेढक में श्वसन अंग, मेढक उभयचर है। ठीक है, दोनों जगह रहते हैं, जल में भी रहते हैं और धरती पर भी रह लेते हैं। ठीक है, स्थल पर भी रहते हैं। फेफड़ा, त्वचा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक में श्वसन अंग फेफड़ा भी होता है, त्वचा भी होता है, जिसके कारण पानी में और धरती पर सभी जगह रह पाते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। यूपी टेट और बिहार टेट, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तना द्वारा, रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तब पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है आपको रंध्र के द्वारा होता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, रंध्र द्वारा होता है। तिलचट्टा में श्वसन होता है त्वचा द्वारा, फेफड़ा द्वारा, गिल्स द्वारा या श्वास रंध्र द्वारा। ठीक है, तो तिलचट्टा में जो श्वसन होता है वो आपका श्वास रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, आनुवांशिक रोग किससे कहते हैं? आपको बताना, आनुवांशिक रोग कौन है बताइएगा। जो माता पिता से रोग बच्चों में उत्पन्न नहीं होता है, जो रोग माता पिता से बच्चों में आ जाता है, जो रोग एक दूसरे में फैल जाता है। ठीक है, देखिए आनुवांशिक उसको कहते हैं जो माता पिता से आता है। ठीक है, आनुवांशिक गुण भी उसी को कहते हैं, आनुवांशिक रोग भी उसी को कहते हैं। तो वैसे रोग जो माता पिता से बच्चों में आ जाता है उसको हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, कौन ऐसा रोग है जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं? यूपी टेट और रीट में पूछा गया था। वर्णांधता, हैजा, कैंसर, सभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आनुवांशिक रोग कौन है? तो इसमें आनुवांशिक रोग जो है वर्णांधता है। ठीक है, वर्णांधता जो है ये वांशिक रोग है, जिसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं कुछ रंगों को पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल और हरा रंग को वो पहचान नहीं कर पाते, इसीलिए जब आप मेडिकल में जाते हैं तो आप हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते, लाल रंग का, जिसे मेडिकल में छाट दिया जाता है, जिसमें पुलिस का भी आप कह सकते हैं, लोको पायलट का भी आप कह सकते हैं, बूथ में होता है। ठीक है, ये माता पिता से ही बच्चों में आते हैं। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है मधुमेह, हीमोफीलिया, कैंसर या टाइफाइड। ठीक है, हरियाणा टेट 2015 में पूछा है। तो आनुवांशिक रोग का जो उदाहरण है वो है आपका, देखिए यहाँ पे आप ले सकते हैं हीमोफीलिया को। ठीक है, किसको ले सकते हैं? हीमोफीलिया। संचरणीय या संक्रामक रोग है, संचरणीय या संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संचरणीय संक्रामक रोग, जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, या सभी। ठीक है,
तो संचरणीय रोग ऐसा होता है जो किसी के संपर्क में हम जाते हैं और उससे अगर हमको भी हो जाए तो वो संचरणीय रोग होते हैं, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संचरणीय रोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है? हैजा, एड्स, टाइफाइड या सभी। ठीक है, तो हैजा भी संचरणीय रोग है, एड्स भी संचरणीय रोग है, टाइफाइड भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। वर्णांधता में व्यक्ति किस रोग की पहचान नहीं कर पाता है? वर्णांधता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, सीजी टेट 2013, एमपी टेट 2015 और उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा गया था। ठीक है, तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर आपकी माँ को है तो बच्चा को भी हो जाता है, पिता को है तो बच्चा को पता है, इसलिए यह संचरणीय, इसलिए यह जो है क्या है, आनुवांशिक रोग है। तो इसमें व्यक्ति क्या कर पाता है, कैसे पहचान होता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि पुलिस में फोर्स में नहीं जा पाते हैं। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो लोको पायलट में नहीं जा सकते हैं, पुलिस फोर्स वाले के भी बहाली में नहीं आपका हो सकता है। तो ये लाल और हरा रंग को नहीं पहचान कर पाते हैं। ठीक है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोको पायलट में है तो लाल और हरा नहीं पहचान पाइएगा तो सिग्नल कैसे होगा? ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पर लाल और हरा होता है।